नमस्कार दोस्तों, जसवंत टूटू अपनी किताब के अंदर लिखते हैं फंडामेंटल राइट बिलोंग्स टू अ ह्यूमन बीइंग जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट की जरूरत होती है, एक इंसान को फंडामेंटल राइट की जरूरत होती है क्योंकि वो इंसान है। जस्ट अ बेसिक नीड कि आप अगर इंसान हो तो आप लोगों को मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता लगेगी। जैसे अगर आप लोगों को इक्वालिटी का अधिकार नहीं दिया हुआ होता, इमेजिन आप बहुत टैलेंटेड होते पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब किसी कास्ट के आधार पे, किसी धर्म के आधार पे, किसी चीज के आधार पे 100% कर दिए जाते, तो फिर क्या वैल्यू होती आपके टैलेंट्स की। मान लो कि आपके पास में सारी शक्तियां, सब कुछ दिया हुआ है, पर आपके पास में राइट टू लाइफ नहीं दी, मतलब किसी भी समय आपकी जिंदगी आपसे छीनी जा सकती है, तो फिर आपकी सारी पावर, आपकी सारी क्षमताओं का क्या मतलब। आप किस तरीके से उन क्षमताओं को लोगों को बताओगे। मान लो कि आपको जीने का अधिकार भी दे दिया, आपके पास में खाने, रहने, पीने की सब कुछ चीजें हैं, पर आपको आजादी नहीं दी कि आपके पास खाना तो है पर आप उसको खा नहीं सकते क्योंकि आपको खाना खाने की आजादी नहीं है। आपके पास में पैसा तो है पर आप घूमने बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आपको घूमने की आजादी नहीं है। तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग आप सस्टेन कर पाओगे? क्योंकि ये मूलभूत अधिकार एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों को जरूरी होते हैं। यही जसवंत टूटू अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखते हैं कि हम लोगों को मूलभूत अधिकारों को लोगों को इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये जो सोशल सिस्टम है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, हम लोगों को इसे तोड़ने की आवश्यकता थी। आप खुद सोचो कि जब भारत आजाद हुआ था उसके पहले अंग्रेज हमारे ऊपर किस तरीके की प्रताड़नाएं करते थे, वो आपने इतिहास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। किस तरीके से फेमाइन आया करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल का हुआ करता था। हम लोगों ने इतनी मेहनत से इस आजादी को प्राप्त किया, हम लोगों ने फ्रीडम को प्राप्त किया, पर फ्रीडम को प्राप्त करने के बाद में अगर सिस्टम चेंज ना होता, अगर आप लोगों के पास में आजादी ही ना होती एक इंडिविजुअल के पास में, तो इस देश की आजादी का आप लोग क्या करते? बस एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बदलता, पर हकीकत में आप किसी और सिस्टम के गुलाम हो जाते। ऐसी कंडीशन में कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल के क्या अधिकार हैं, वो हम लोगों के मूलभूत अधिकार हैं। मूलभूत अधिकार आप लोगों के रोज की जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, तो मूलभूत अधिकार आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मूलभूत अधिकार हैं जिनसे रिलेटेड हर साल एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी के अंदर बैठता है। इवन लगभग जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके अंदर मूलभूत अधिकारों के बारे में पूछा जाता है क्योंकि एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक जानकारी होती है जो हर एक इंडिविजुअल के पास में होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर तब से आप कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार, तो ये मूलभूत अधिकार हैं क्या? किन अधिकारों को मैं कहूंगा कि ये अधिकार मूलभूत अधिकार हैं, जबकि मैंने मेरे जीवन में अलग अलग अधिकारों के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि मेरे पास में जानकारी का अधिकार है यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो क्या राइट टू इंफॉर्मेशन भी मूलभूत अधिकार है? मेरे पास है राइट टू वोट, तो क्या राइट टू वोट भी मेरा मूलभूत अधिकार है? मेरे पास में इक्वालिटी का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का अधिकार है, तो क्या ये मूलभूत अधिकार है? तो मैंने जो शुरू में दो नाम लिए वो मूलभूत अधिकारों में नहीं आते। राइट टू इंफॉर्मेशन आपने सुना होगा, स्टैट्यूटरी राइट है। मनरेगा के अंदर हम लोगों ने लोगों को अधिकार दिया। कैसा अधिकार दिया? राइट टू वर्क का। रिसेंटली आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ लोगों को प्रोवाइड किया गया राजस्थान की सरकार द्वारा, पर वो सब एक कानून की तहत है, इस कारण से वो स्टैट्यूटरी राइट है। तो फिर मूलभूत अधिकार क्या है? क्या होते हैं मूलभूत अधिकार? तो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं अधिकारों की, लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स हमेशा जिस भी चीज का अधिकार दिया जाएगा वो हमेशा रिटर्न किसी लॉ के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा फूड, भोजन। पहले भी भोजन जो है वो दिया जाता था, पर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब पास हुआ तो उसके बाद में भोजन को एक अधिकार के रूप में दिया जाने लगा। दिल्ली वगैरह जैसे राज्यों के अंदर हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। इवन एक नेशनल लेवल पे भी आप अगर देखोगे तो जन आरोग्य योजना चलाई जाती है। जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य का बेनिफिट दिया जाता है कि अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सरकार पैसा देगी, पर वहां अधिकार की बात नहीं होती क्योंकि लिखा हुआ नहीं, कानून में नहीं है। बट एक कानून पास होता है राजस्थान के अंदर और फिर वो एक अधिकार के रूप में मान लिया जाता है कि ये हेल्थ को अधिकार के रूप में दिया जा रहा है, मतलब अधिकार हमेशा रिटर्न होगा।
और हमारे पास में कई सारी लीगल राइट्स होगी। कुछ लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, तो कुछ लीगल राइट्स कानूनों के अंदर है, लॉस के अंदर है। कुछ लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और कुछ लीगल राइट्स कानूनों के अंदर है। जो कानूनों के अंदर लीगल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के एक्ट के तहत दी गई, मनरेगा, कानून के तहत दी गई। तो ये सारी अधिकार जो हैं, इन सबको स्टैट्यूटरी राइट कहा जाता है। वहीं कुछ अधिकार होते हैं जो संविधान में लिखे हैं। संविधान में लिखे हुए अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दो अलग अलग प्रकार के हैं। एक प्रकार के हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूलभूत अधिकार, और दूसरे हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पर फंडामेंटल नहीं है। तो फंडामेंटल राइट क्या है? जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रिलीजियस राइट्स, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। पर कुछ अधिकार संविधान में है पर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A के अंदर है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पर सर यहां पर सवाल आता है कि पार्ट 3 क्या है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन्हें हम लोग पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं। और जब ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तो इसके बीच में जिन अधिकारों की बात की गई है, उन्हें मूलभूत अधिकार कहा जाएगा। इसके अलावा किसी भी आर्टिकल में कोई भी अधिकार दिया है, चाहे वो राइट टू प्रॉपर्टी है, चाहे वो राइट फॉर द इंटरस्टेट बिजनेस है, चाहे वो राइट टू वोट है, वो सब कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आ जाएगा। तो ये चीज होती है मूलभूत अधिकार। अब ये मूलभूत अधिकार और किस तरीके से काम करते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, एक एक चीज के बारे में डिटेल में मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा, अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अग्निपथ बैच क्या है? इंडिया के टॉप एजुकेटर, आप देख सकते हो महिपाल सर, दीपक सर, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, मैं, निधि मैम, आप लोगों को इस कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। जहां पर आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, जहां पर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस जो है वो हम लोग लेंगे, यानी कि 1-on-1 इंटरेक्शन वाली क्लासेस, जहां पर क्लास के अंदर ही आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो कोर्स होगा इसके अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, इसके अंदर स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और कंप्लीट प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। यहां पर याद रखना कि सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्ट योर ऑप्शनल। ऑप्शनल के अलावा बाकी सब कुछ यहां पर कवर होने वाला है इस अग्निपथ बैच के अंदर। और ये अग्निपथ बैच की प्राइसेस केवल 14,999 है। बट अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10, तो आपको यही कोर्स जो है वो 7,999 में मिल जाएगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। तो इस कोड को याद रखना, SRC10। इसके अलावा दोस्तों समुद्र मंथन करके एक फ्री टेस्ट है जो 50 क्वेश्चन का होगा, 60 मिनट का, 25 जून के दिन। आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। नीचे लिंक जो है मैंने पिन करा दी है, सब्सक्रिप्शन की भी, अग्निपथ बैच की और इसकी भी। अगर आप हिंदी मीडियम के, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक अलग से बोध कोर्स जो है वो हमारी टीम द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस बोध कोर्स के अंदर भी यही सारे बेनिफिट जो है वो आप लोगों को दिए जाएंगे। कोर्स 14,999 का SRC10 कोड यूज करने के बाद में आपको 7,999 के अंदर ये पड़ जाएगा। याद रखना अग्निपथ बैच जो है उसके अंदर ऑलरेडी सीसेट का कोर्स, टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को अग्निपथ कोर्स नहीं लेना है, बल्कि अलग से सीसेट पढ़ना,
अलग से टेस्ट सीरीज लेना है तो उसकी प्राइसेस भी आपकी नजरों के सामने है, आप इन्हें भी ले सकते हो। ठीक है, इनके अंदर भी अगर आप लोग एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मूलभूत अधिकार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया मूलभूत अधिकार क्या है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो दिए गए हैं। बट अब सवाल उठता है कि ये मूलभूत अधिकार लोगों को दिए क्यों गए हैं, तो इसके अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ये मूलभूत अधिकार इसलिए दिए गए ताकि इस देश के अंदर हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, याद रखना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकें। दूसरा कि एक इंडिविजुअल अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से यूज कर सके, उसके लिए ये मूलभूत अधिकार जो है वो हम लोगों को दिए गए हैं। ये मूलभूत अधिकार इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि हम लोगों ने एक प्रियम्बल लिखा है। प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जहां पर हम लोग लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस तरीके का राज्य हम लोग बनाना चाहते हैं, और हम लोग इस तरीके का राज्य किन गोल्स के जरिए बनाएंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। हम लोग कह रहे हैं कि जस्टिस देंगे लोगों को, इक्वालिटी देंगे, फेटर्निटी देंगे, ये हम लोगों ने प्रस्तावना में लिखा है हमारे संविधान के। पर क्या आप अपने संविधान की प्रस्तावना लेके कोर्ट के पास जा सकते हो कि देखो मेरी इक्वालिटी जो है वो टूट गई, मेरी इक्वालिटी जो है, मेरे को जो इक्वालिटी का अधिकार दिया गया इस प्रियम्बल के अंदर, आपने जो इक्वालिटी लिखा है वो इक्वालिटी मेरे को नहीं मिल पा रही, लोग मेरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे? नहीं, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो जस्टिसेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे इन अधिकारों को, इन गोल्स को जो हम लोगों ने प्रियम्बल में दिए हैं? वो हम लोग करते हैं संविधान के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए। यहां पर हम लोगों ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया है, पर इस फ्रेमवर्क को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अंदर आर्टिकल्स के अंदर दिया गया, वो प्रियम्बल के अंदर दिया गया। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसी में फंडामेंटल राइट देखने को मिलती है जो प्रियम्बल को इन्फोर्स करती है। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी है जो कि भी प्रियम्बल को इन्फोर्स करती है, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ लेके जाती है। और पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है जो एक सिटीजन को इस देश के प्रति परफॉर्म करनी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो अब आगे की बात समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रियम्बल वाली बात अगर नहीं समझ में आई तो इसको ऐसा समझो कि आपने अपनी किताब देखी होगी, किताब के बाहर इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स के अंदर बताया होता है कि क्या क्या पढ़ना है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस किताब में। तो क्या उस किताब की हेडिंग से ही आप समझ जाते हो कि अरे ये पढ़ना है? नहीं, आपको अंदर किताब के अंदर जाना पड़ेगा, फिर डिटेलिंग होती है उसकी जो आपको नॉलेज देती है, रियल नॉलेज वो देती है। तो ये प्रियम्बल जो है वो केवल क्या है, एक इंडेक्स की तरह काम करता है, पर इसको इन्फोर्स कौन करता है? अंदर के आर्टिकल। ठीक है, वो आप प्रियम्बल के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब आता है फंडामेंटल राइट कौन कौन सी है हमारी, मतलब पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अधिकार दिए गए हैं वो है कौन से? तो एक तो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 अधिकार जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल राइट के रूप में दिए गए हैं। बट अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आप कह रहे थे सर कि यार ये अलग होती है, इवन आप कह रहे थे कि यार फंडामेंटल राइट और बाकी लीगल राइट्स अलग होती है, फंडामेंटल राइट और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग होती है। तो मतलब ऐसा तो क्या है कि आपने फंडामेंटल राइट को अलग रखा, बाकी अधिकारों को अलग रखा, मतलब कुछ स्पेशल होगा ना, तभी तो एक अलग नाम दिया, मजा थोड़ी आ रहा था। ठीक है, तो इनको अलग नाम देने का कारण क्या है? तो देखो होता क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है वो भारतीय संविधान में लिखी है, संविधान में लिखी है, इस कारण से ये अलग है। इवन अगर आपकी कोई दूसरा अधिकार तोड़ता है, राइट टू प्रॉपर्टी तोड़ता है, या फिर आपका अधिकार मान लो कि इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं दे रहे, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप पहले लोअर कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इस तरीके से आप हायरार्की में ट्रेवल करोगे। पर अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। ये इसकी खासियत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट इस देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इस कारण से ये फंडामेंटल है। इसीलिए इस अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसके अलावा लीगल राइट्स होती है, जितनी भी प्रकार की कानून के अंदर अधिकार है वो लीगल राइट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट का कैरेक्टर क्या है, मतलब किस तरीके का कैरेक्टर हम लोगों को भारतीय संविधान के अंदर जो मूलभूत अधिकार दिए गए उनका है। तो देखो, अगर आप जैसे जैसे हम लोग इन अधिकारों को पढ़ेंगे ये पॉइंट आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अभी केवल ना मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फंडामेंटल राइट का, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा आपको ये अधिकार जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले आता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये क्या एब्सोल्यूट है? नहीं। मतलब जैसे आपके पास में बोलने का अधिकार है, तो क्या ऐसा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप रुकोगे ही नहीं, बंद ही नहीं होगे? तो फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी थिएटर में जाओ जहां पर ढेर सारी भीड़ है, वहां पर जाके आवाज लगा दो आग लग गई और लोग भाग जाएं, भगदड़ मच जाए और लोगों की डेथ हो जाए। क्या इतना अधिकार एक व्यक्ति को दिया जाएगा? नहीं। पब्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप बोल सकते हो पर इस देश का पब्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। रिसेंटली आपने न्यूज के अंदर सुना होगा कि एक महिला थी जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा था, जिसके बाद में बहुत हल्ला हुआ था और भारत के फॉरेन रिलेशन जो है वो खराब होने लगे थे। ऐसी कंडीशन में उन महिला के खिलाफ काफी ज्यादा केसेस हुए। मतलब आप बोल तो सकते हो, वो महिला के पास में अधिकार था बोलने का, तो फिर उनके ऊपर ये केसेस क्यों हुए? क्योंकि बोलने का अधिकार है। पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप एब्सोल्यूट अधिकार लेके नहीं चल रहे हो। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके बोलने पे। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो पब्लिक ऑर्डर तोड़े, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो भारत के फॉरेन रिलेशन को खराब करे। जैसे वो जो महिला जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोला, उसकी वजह से भारत के फॉरेन रिलेशन खराब हो रहे थे। तो वो चीज ना हो, इस तरीके के एक्शन ना हो। लोगों के पास में फ्रीडम है, आजादी है, भैया मेरे पास में आजादी है, तो मैं किसी हथियार को लेके किसी आदमी को जाके मार सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं मार सकता? ऐसा नहीं है कि मेरे पास में अधिकार नहीं है, अधिकार है, पर उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं वायलेंस को इंसाइट करूंगा, इतना अधिकार मेरे को अभी तक नहीं है ना। मतलब हमारी जो फंडामेंटल राइट है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव, जिसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जब भी हम लोग फंडामेंटल राइट को आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा स्टेट शेल नॉट डू दिस, स्टेट शेल नॉट डू दैट, स्टेट शेल नॉट शब्द का प्रयोग है। स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट वो नहीं करेगा। स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, है ना, वो सब लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि स्टेट के ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को ये नहीं करना, स्टेट को वो नहीं करना। मतलब एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। इससे क्या हो रहा है कि जो स्टेट है उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट है, सरकार के अंदर बैठेगा आप कुछ भी कर रहे हो। पहले मोनार्की हुआ करती थी, पहले राजा हुआ करता था, तो राजा क्या करता था, कुछ भी कर सकता था। कि उसको लग रहा है आज के यार इसको मार देते हैं, आज लग रहा है उसको कि यार ऐसा कर देते हैं, वो अपने मन में जीता था। ठीक है, मेरे मन को भाया, मैं ये काट के खाया, वैसा वाला सिस्टम। तो वो चीजें ना हो तभी तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। एब्सोल्यूट पावर हम लोग किसी को नहीं देना चाहते। तो फिर क्या होगा, राज्य के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, और रेस्ट्रिक्शन करने लगेंगे फंडामेंटल राइट के जरिए। क्या कहा है, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट करेगा, है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। हमारे जो अधिकार हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो तो मैंने बता ही दिया। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में आप जा सकते हो, बोल सकते हो मेरा मूलभूत अधिकार जो है वो नष्ट हो रहा है। एंड दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में जो जो अधिकार दिए हैं उन्हें बदला ही नहीं जा सकता, उन्हें बदला जा सकता है। कैसे? राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ के अंदर था और आर्टिकल 31 के अंदर था। यानी कि ये फंडामेंटल राइट पहले हुआ करती थी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में ये अधिकार जो है वो हमसे छीन लिया गया। और आज ये फंडामेंटल अधिकार नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है आर्टिकल 300A के तहत। इसका मतलब क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी हमसे छीनी जा सकती है। और भी कई सारे अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट के अंदर किए गए, मतलब चेंजेस भी किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज सैक्रोसैंक्ट, इसे बदला ही नहीं जा सकता, ये बदली जा सकती है। तो इस तरीके की हम लोगों को फंडामेंटल राइट जो है वो देखने को मिलती है। अब एक एक करके एक एक आर्टिकल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मूलभूत अधिकार दिए गए। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर क्या कहा गया है, स्टेट शेल नॉट डू दिस, स्टेट शेल नॉट डू दैट, स्टेट शेल नॉट डू दैट,
उस तरीके की बात है, मतलब स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। अब पूरी फंडामेंटल राइट में स्टेट स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो स्टेट मतलब क्या है? क्या वो राज्य सरकार है, क्या वो केंद्र सरकार है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो यूनिवर्सिटी, वो क्या है? स्टेट क्या है? व्हाट इज क्लियरली स्टेट? पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ स्टेट। तो आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, जो कहता है कि स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, साथ में पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी लोकल और दूसरी अथॉरिटी, यानी कि पंचायती राज और दूसरी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई सी भी दूसरी अथॉरिटी इंडिया की टेरिटरी के अंदर या गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर, उसे भी हम लोग स्टेट कह सकते हैं। और ये स्टेट जो है वो आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटीज जो है वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी। तो स्टेट जो है ये एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, और इसे समय समय पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आखिरी आर्टिकल के जरिए चेंज करता रहता है। इसके अंदर और भी स्टेट इंक्लूड की जाती, कुछ स्टेट जो है वो रिमूव की जाती है। इसके अंदर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और उनकी पार्लियामेंट वो तो इंक्लूडेड है ही, लोकल बॉडीज इंक्लूडेड है ही। तो मतलब जो भी मैं बात करूंगा फंडामेंटल राइट के अंदर, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो किसके ऊपर नहीं है? स्टेट के ऊपर। स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट को कौन चेंज कर सकता है, किस तरीके से चेंज कर सकता है। तो देखो, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट को कौन चेंज कर सकता है, किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, क्या चेंज किया भी जा सकता है या नहीं। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है, ऑल लॉ इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शेल एक्सटेंड टू सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। समझे? नहीं, समझाता हूं। वो सारे कानून जो भारतीय संविधान के बनने के पहले भारत की टेरिटरी के अंदर थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं इस पार्ट के, यानी कि पार्ट 3 के, यानी कि फंडामेंटल राइट के, तो वो वॉइड यानी कि नल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब कि भारत के संविधान के बनने के पहले अंग्रेजों द्वारा कई सारे कानून पास किए गए होंगे, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियंस है, कई सारे कानून, सेडिशन। क्या वो कानून इस देश में कंटिन्यू रहेंगे? हाँ। कब तक? जब तक कि वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं करते। अगर वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देंगे तो उन्हें फिर वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इवन बाद में भी इस देश के, मतलब फिर क्या ऐसा है कि चलो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। अगर होता है तो वॉइड हो जाएगा। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई सा ऐसा कानून पास किया जा सकता है? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पिक्चर में आ जाता है। द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट कोई ऐसा कानून भी नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को तोड़े। और कानून क्या है? बात ये भी आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, क्योंकि लॉ शुड बी रिटन क्लियर, पता भी तो होना चाहिए कि लॉ क्या है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 उसकी बात करता है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉ, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ये जो है लॉज हैं। और ये चीजें जो है वो हमारे मूलभूत अधिकारों को नहीं तोड़ सकती। मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले नहीं टूटनी चाहिए कोई भी कानून। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो भारत के मूलभूत अधिकारों को तोड़े। तो सर आप तो कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट चेंज की जा सकती है। आप तो कह रहे थे कि राइट टू प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, तो ये लॉज तो कह रहे हैं कि नहीं होता। यहां कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? शब्द पढ़ो, यहां पे लिखा है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा। इवन बाद में संविधान के अंदर संशोधन किया गया और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 डाला गया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कोई भी नथिंग इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 13 के अंदर कोई सी भी चीज अप्लाई नहीं करती, मतलब कोई सा भी लॉ जो है
आप कह रहे हो आर्टिकल 13 के अंदर कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाला या बाद वाला फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करेगा, तो ये जो लॉ है ये इंक्लूड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। दिस वॉज द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर उसके पहले, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इस देश के अंदर जो पास होगा वो किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है? क्या वो हमारी मूलभूत अधिकार को बदल सकता है कभी भी? मतलब हमारे मूलभूत अधिकार हमारे कंट्रोल में नहीं है, केवल लेजिस्लेचर की कंट्रोल में नहीं। देयर इज आल्सो चेक एंड बैलेंस। मतलब कि अगर आपके मूलभूत अधिकार आपसे छीने जाते हैं, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही सही, तो कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू होता है। वो चेक कर सकती है कि प्रोपोर्शनली है या नहीं, सही है या नहीं। इवन कोई कानून भी अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकता है और वो कंटिन्यू भी रहेगा, वो कंटिन्यू भी रहेगा। बट कई बार क्या होगा कि या तो वो वॉइड हो जाएगा या फिर देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है कि पूरा अधिकार जो है वो नष्ट ना हो, पर जब फंडामेंटल राइट पिक्चर में आए तो फंडामेंटल राइट जो है वो उसको ज्यादा वैल्यू दे दे। इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स मतलब जैसे चंद्रमा है, उसके आसपास आगे सूरज आ गया, सूरज है उसके सामने चंद्रमा आ गया, इक्लिप्स हो गया ना, ग्रहण हो गया। ठीक उसी तरीके से कि फंडामेंटल राइट को कोई सा कानून वॉयलेट कर रहा है, तो जब फंडामेंटल राइट को जो प्रोविजन वॉयलेट कर रहे हैं उस केस में पूरा कानून वॉइड नहीं होता है, बल्कि ऐसा किया जाता है कि केवल वो केस जहां पर वॉयलेट हो रहा है वहां पे फंडामेंटल राइट को ज्यादा वैल्यूज दे दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और पूरे फंडामेंटल राइट को मैं आप लोगों के साथ में इसी तरीके से एक एक डिटेल में, एक एक वर्ड के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है उसके साथ में बताऊंगा, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको ही बताऊंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाकी लेक्चर जो है वो हम लोग कर लेंगे रेगुलर। ये क्लास जो है वो होने वाली है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। ये कंप्लीट कंटेंट जो है वो आप देख सकते हो, जहां पर हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 16 के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना, 21 के ऊपर उनके बेनिफिट, नुकसान, अनटचेबिलिटीज क्या है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाला हूं। तो आप रेगुलर इस सेशन के अंदर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। पहले हम लोग फंडामेंटल राइट खत्म करेंगे, फिर इसी तरीके से डिटेल में धीरे धीरे करके पूरी पॉलिटी जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, आप लोग बिल्कुल से हमारे कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो। पाथफाइंडर करके एक कोर्स है, ठीक है, ये एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। अग्निपथ और बोध बेज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, बिल्कुल से उसके अंदर आप लोग जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।